बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन, आप सुन रहे हैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से ये मालूमाती प्रोग्राम। जिस तरह के आप जानते हैं कि इल्मी सिटी आपके लिए तकरीबन रोज़मर्रा की बुनियाद पर नित नए मालूमाती प्रोग्राम लेकर आता है। कुछ प्रोग्राम जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर होते हैं, जबकि कुछ हेल्थ और फिटनेस पर मबनी होते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा की सूरत हाल पर भी बात की जाती है। इसी तरह बहुत सारे यूथ को जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं यूथ आजकल के, उन पर भी गुफ्तगू की जाती है। और मुख्तलिफ ट्रेनर्स को और पर्सनैलिटीज़ को, शख्सियात को बुलाया जाता है जो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और अपने इल्म से हमें रोशनास करवाते हैं और हमारे लिए हमारी राह आसान करवाते हैं। तो मैं आपकी होस्ट हूँ नूर निसा, और हमारे साथ आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मेहताब हमीद। और सर जो हैं वो एक ट्रेनर हैं, वो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, वो यूथ एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा वो स्पीकर भी हैं। तो आज हम सर से एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपको खुशामदीद। जी, थैंक यू नूर। थैंक यू वेरी मच। और मैं इल्मी सिटी का भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आप लोग इतने इंफॉर्मेटिव और इतने अमेजिंग प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और कंटिन्यूसली बेसिस पे आप लाइव करते हैं, लोगों के सवाल देते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल टीम ऑफ इल्मी सिटी। थैंक यू सो मच सर। तो आज के मौजू के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आज का जो मौजू है वो ओवर थिंकिंग है, जिससे यूथ क्या सारी तमाम इंसानों को बहुत इसको फेस करना पड़ता है, और इससे बहुत डिफरेंट टाइप के इम्पैक्ट होते हैं डिफरेंट इंसानों पर। तो यही बात आज हम सर से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ओवर थिंकिंग होती क्या है। लेकिन देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सोचना इंसान को और हैवान को जो है वो मुख्तलिफ करता है। तो यही बात हम पूछेंगे सर से कि कब वो वक्त आता है कि बंदा इतना सोचता है कि उसको ओवर थिंकिंग कहना शुरू कर देते हैं। तो आइए मौजू की तरफ चलते हैं। सर सबसे पहले तो हम जी, ये जानना चाहेंगे कि ओवर थिंकिंग है क्या। जी, ओवर थिंकिंग को समझने से पहले हमने जिस मेन चीज़ को देखना है वो है थिंकिंग को। बिकॉज इंसान की जो सबसे अहम चीज़ है वो थिंकिंग का प्रोसेस है। इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उसकी थिंकिंग की वजह से होता है। इंसान ने कोई भी काम करना होता है उसके लिए वो उसका पहले थिंकिंग प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट होता है। इवन हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे से छोटा काम भी करना हो तो हमारे माइंड का ऑटो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो एक्टिव होता है। और थिंकिंग प्रोसेस से ही फिर हम एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में उस एक्शन को करते हैं। सो ओवर थिंकिंग अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी चीज के बारे में बार बार सोचने का अमल है। जैसे ओवर ईटिंग का प्रोसेस होता है, कोई भी चीज जब अपनी एक लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो उसके नुकसान होते हैं। सिमिलरली थिंकिंग के प्रोसेस में भी जब ओवर थिंकिंग का प्रोसेस आता है तो ये आपके माइंड के फोकस को कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से आपके माइंड का जो फोकस है वो एक ही चीज पर रहता है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे, आपके थिंकिंग पैटर्न्स पे आना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत से लोग ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, इवन हम लोग भी ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग के भी डिफरेंट लेवल हैं। अगर ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर डेफिनेटली ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। बट ओवरऑल ओवर थिंकिंग का जो मैकेनिज्म है वो हर इंसान की ज़िंदगी में अमल दरामद हो रहा होता है और उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पर नज़र आ रहा होता जी ठीक। तो सर ये ओवर थिंकिंग इंसानों को मुख्तलिफ एज ग्रुप्स को इफ़ेक्ट कर रही होती है। ये अफेक्ट करती किस तरह से है और मुख्तलिफ एज ग्रुप्स को किस तरह से अफेक्ट करती है। है। अच्छा देखें, अभी हमने ओवर थिंकिंग की सिर्फ एक डेफिनेशन देखी है कि ओवर थिंकिंग है कि किसी चीज़ के बारे में बार-बार सोचना। अब हम पहले ये देखेंगे कि ओवर थिंकिंग का सोर्स क्या होता है? ओवर थिंकिंग का प्रोसेस कैसे एक्टिवेट होता है? जैसे मैंने कहा कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी थिंकिंग है, उसका थॉट पैटर्न है। बिकॉज़ इंसान जो कुछ भी है अपनी थॉट्स की वजह से है। अब ओवर थिंकिंग वो मैकेनिज़्म है जिसमें इंसान किसी एक चीज़ के बारे में बार-बार सोचता है। अब बार-बार सोचने का अमल क्यों एक्टिव होता है? इसमें जो मेन कुछ फैक्टर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ पास्ट के आपके इवेंट्स होते हैं, जिन पर आप जब फ़ोकस करते हैं तो पास्ट की यादें आपकी थॉट प्रोसेस में, ट्रेन ऑफ थॉट में आ जाती हैं, जिसकी वजह से बार-बार एक थॉट की लूप चलना शुरू हो जाती है।
और ना चाहते हुए भी वही थॉट पैटर्न आपका ट्रिगर रहता है, एक्टिव रहता है और आपका फोकस उससे हट नहीं पाता, जिसकी वजह से आप बहुत सी कोशिश करते हैं कि आप उससे आज़ाद हो, बट आप आज़ाद नहीं हो पाते और सम टाइम ये स्ट्रेस की तरफ चला जाता है, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, बिकॉज़ आपका कंट्रोल नहीं रहता उन पास्ट पास्ट की थॉट्स पे। वो जो ट्रेन ऑफ थॉट पास्ट की आपके एकदम से एंकर हो जाती है। सेकंड होता है हमारी सेल्फ टॉक। सम टाइम हम नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, हमारे माइंड के अंदर बहुत से वहम आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम किसी वहम को बार-बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग जब कोई काम करने लगते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ। मेरे से ये काम हो पाएगा या नहीं होगा, या ठीक से होगा या नहीं होगा, क्या रिसोर्सेज़ पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो ये इस तरह का इवेंट भी उनके माइंड के अंदर ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस है उसको एक्टिव कर देता है और वो ना चाहते हुए भी इसी के बारे में सोच-सोच के परेशान होते रहते हैं। जैसे जब भी कभी कोई ख़ास दिन हमारी ज़िंदगी में होता है, हमने कोई ख़ास प्रेज़ेंटेशन देनी होती है, कोई ख़ास इवेंट हमने अटेंड करना होता है, तो अमूमन हमारी रातों की नींद चली जाती है। उसकी वजह बेसिकली ओवरथिंकिंग होती है, बिकॉज़ वो फ्यूचर का इवेंट हमारे माइंड पे इतना ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है कि वो हमारे थॉट प्रोसेस को कैप्चर कर लेता है और ना चाहते हुए भी हमारे माइंड में वही थॉट्स बार-बार ट्रिगर होती रहती हैं, ठीक है? एक पास्ट आ गया, एक फ्यूचर आ गया, फिर एक आ जाता है आपके पास सेल्फ टॉक, जो हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है। जैसे मैंने कहा था कि हमें कभी-कभी लगता है कि ये काम हम नहीं कर सकते, या किसी के बारे में भी हमारे माइंड में खुद से गुमान आना शुरू हो जाते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं। हमने कोई डिसीजन लेना होता है और हमारी डिसीजन पावर वीक होती है, तो हमारा डिसीजन बार-बार एक ही चीज़ के ऊपर सोचता रहता है कि ऐसा करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। सो ये 3 फैक्टर बुनियादी फैक्टर हैं जो ओवरथिंकिंग का सोर्स है और इन्हीं की वजह से ओवरथिंकिंग का मैकेनिज़्म हमारे माइंड में एक्टिव होता है। अब डिपेंड करता है कि आपका माइंड पे कंट्रोल कितना है। जिन लोगों का माइंड पे कंट्रोल होता है वो ओवरथिंकिंग के प्रोसेस से अपने आप को निकाल लेते हैं और जिनका माइंड पे इतना कंट्रोल नहीं होता, वो पास्ट में वीक होते हैं, पास्ट के किसी ट्रॉमा, किसी भी इवेंट से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हुए होते हैं, तो वो ओवरथिंकिंग के प्रोसेस में इतने एंगेज हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी उन्हें वही सोचें आती हैं, इवन कि कई दफ़ा उनकी नींद भी उड़ जाती है और उनको नींद भी नहीं आती। सो ओवरथिंकिंग के लिए बेसिकली ये फैक्टर्स हैं जो ओवरथिंकिंग के प्रोसेस को एक्टिव करते हैं। नूर, आप मेरे साथ हैं? आई गेस आप मेरे साथ नहीं है, तो हम व्यूअर्स के यहाँ पे क्वेश्चंस लेंगे। व्हाई वी डू सेल्फ टॉक? जी, सईद अहमद आप पूछ रहे हैं कि हम सेल्फ टॉक क्यों करते हैं? अच्छा, सेल्फ टॉक जो है ये हमारी कम्युनिकेशन है, हमारे माइंड की अपने साथ कम्युनिकेशन है। हम ना चाहते हुए भी दिन में बहुत सी सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं और सेल्फ टॉक से हमारा सबकॉन्शियस माइंड अफेक्ट हो रहा होता है, हमारा माइंड प्रोग्राम हो रहा होता है। सेल्फ टॉक वो टॉक है जो ना चाहते हुए भी आप अपने साथ करते हैं। सम टाइम आप बाज़ार में हैं, तो आपके माइंड में कुछ ख़्यालात चल रहे होते हैं। इसको अगर मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँ कि कोई भी इवेंट जो हमारे इर्द-गिर्द हो रहा होता है, उससे इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसेस के वाया हमारे माइंड में आती है। हमारे माइंड से फिर हमारे फ़िल्टर से पास होके हमारे ब्रेन के इनर जब सिस्टम को जाती है, तो एक क्वेश्चन की फ़ॉर्म में जाती है। उस क्वेश्चन के नतीजे में हम कोई आंसर देते हैं, यानी हम उस इवेंट के लिए अपना मीनिंग उससे निकालते हैं। वो जो मीनिंग निकालने का अमल है, वो आपकी सेल्फ टॉक है, जो आपके इंटरनल सिस्टम में इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होना है। फॉर एग्जांपल, एक इवेंट आपके सामने हो रहा है, कोई भी हैपन हो गया, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। अब एक पर्सन उसमें से पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करेगा, एक पर्सन उसमें से नेगेटिव एक्सट्रैक्ट करेगा। ये डिपेंड करता है आपकी सेल्फ टॉक पे कि आपकी सेल्फ टॉक की नोयत क्या है। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं अपने साथ या नेगेटिव करते हैं, ये भी आपके माइंड पैटर्न्स डेवलप हुए होते हैं। कुछ लोगों की सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से उनके माइंड से नेगेटिव थॉट्स जनरेट होती हैं। कुछ लोगों की जो सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव होती है, जिसकी वजह से उनके माइंड से पॉजिटिव थॉट्स जनरेट होती हैं। सो सेल्फ टॉक का हमारी ग्रूमिंग में, हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज है। व्हाई कमिंग ओवरथिंकिंग? सो मैंने बताया था कि ओवरथिंकिंग के 3 सोर्सेज़ हैं, पास्ट है, फ्यूचर है, या कोई भी एक ऐसा इवेंट है जो आपकी ज़िंदगी में भी आने वाला है, या डिसीज़न का कोई मौका है, जिसकी सूरत में आप किसी भी एक चीज़ के बारे में बार-बार सोच रहे होते हैं। सो बार-बार सोचने का अमल आपके ओवरथिंकिंग पैटर्न को ट्रिगर कर देता है और जब ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता,
तो ये स्ट्रेस का बायस बनता है, एंजाइटी का बायस बनता है और आपके फोकस को कैप्चर कर लेता है। इसके नुकसानात क्या हैं व्यूअर्स, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपके माइंड की एनर्जी को ड्रेन करता है और आप पॉजिटिव आउटकम, एक्शनेबल आउटकम नहीं कर सकते ड्यू टू ओवर थिंकिंग। बिकॉज ओवर थिंकिंग आपको बार बार सोचने पे मजबूर करता है, एक ही चीज के बारे में आप बार बार सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ओवर थिंकिंग से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? इसके लिए हमने देखना है कि हमारा ओवर थिंकिंग का पैटर्न ट्रिगर कहाँ से हुआ। जैसे ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है आपके पास्ट के इवेंट से या फ्यूचर के इवेंट से या किसी भी डिसीजन के इवेंट से। सिमिलरली आप इस पैटर्न को अनलर्न भी कर सकते हैं और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, जब आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं तो ओवर थिंकिंग आपके लिए पॉजिटिव भी साबित होती है। बिकॉज ओवर थिंकिंग आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, ओवर थिंकिंग आपको चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के काबिल बनाती है। बट ये सारा होगा कैसे? ओवर थिंकिंग को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? सो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए आपने कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है। नंबर वन है कि आपने पास्ट के इवेंट से अपने आप को निकालना है। बिकॉज जब आप पास्ट में रहते हैं तो ओवर थिंकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो पास्ट से कैसे निकला जा सकता है? आप एनालाइज करें कि पास्ट का ऐसा कौन सा इवेंट है जो आपके ओवर थिंकिंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है और आपने उस इवेंट से अपने आप को निकालना है। आपने उस इवेंट के बारे में सोचना नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे सबकॉन्शियस को नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ नेगेटिव है, किस चीज़ के बारे में हम बार-बार सोच रहे हैं। जब हम ओवर थिंकिंग के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं और पास्ट की चीज़ों को बार-बार रिपीट करते हैं, ब्रेन को वो कमांड बार-बार जा रही है और वो उसी के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी डे टू डे लाइफ भी अफेक्ट हो रही होती है। हमारे बाकी काम जो रूटीन के हैं वो भी अफेक्ट हो रहे होते हैं और हमारी फिजियोलॉजी भी उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही होती है। बिकॉज हम डिप्रेशन में और एंजाइटी में चले जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने पास्ट को बाय बाय कहना है, पास्ट में नहीं रहना। आपने पास्ट से अपने आप को निकालना है। बिकॉज पास्ट में रहने वाले लोगों की ओवर थिंकिंग जो है वो ज्यादा होती है। वो अमूमन ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं बिकॉज वो पास्ट की यादों में रहते हैं। सो आपने अपने आप को पास्ट से निकालना है और प्रेजेंट के अंदर अपने आप को रखना है। पावर ऑफ नाउ किताब के अंदर भी यही चीज बताई जाती है कि आप जितना ज्यादा प्रेजेंट में रहते हैं, पास से आप आए रहते हैं, आपका ओवर थिंकिंग मैकेनिज्म जो है वो आपके कंट्रोल में रहता है, जिसकी वजह से आपकी डे टू डे एक्टिविटीज आपके कंट्रोल में रहती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतरीन हो जाती है, आपका एंगर सिस्टम जो है वो ट्रिगर नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आपका ठीक रहता है। सेकंड ये है कि आपने जो अपने आप से स्टोरीज शेयर करनी है, यानी कि सेल्फ टॉक, आपने दोबारा से सेल्फ टॉक की बात कर रहा हूँ, उसको आपने पॉजिटिव बनाना है। बिकॉज सेल्फ टॉक आपकी जितनी पॉजिटिव होगी, आपकी ओवर थिंकिंग उतनी आपके कंट्रोल में होगी। ओवर थिंकिंग कंट्रोल में जब नहीं होती तो हमारी सेल्फ टॉक नेगेटिव हो रही होती है। इट्स मीन के किसी भी इवेंट के बारे में हम नेगेटिव परसेप्शंस बनाना शुरू कर देते हैं। कोई भी काम होने वाला होता है तो हमें लगता है कि इसमें ऐसे ना हो जाए या ऐसे ना हो जाए, हम नेगेटिव इमेजिन कर रहे होते हैं, हमारी इमेजिनेशन के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स चलना शुरू हो जाते हैं और वो ओवर थिंकिंग भी हमारे लिए एंजाइटी और डिप्रेशन का सबब बनती है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्रेडिक्शंस नहीं करनी। बिकॉज़ जब आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए कॉन्शियस होके प्रेडिक्शंस करते हैं और बार-बार फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, तो तब भी आपकी ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस है, वो एक्टिव हो जाता है और इसका नुकसान क्या होता है कि फ्यूचर के लिए जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपका एक्शन मोड स्लो हो जाता है और जब आपका प्रेज़ेंट में एक्शन मोड स्लो हो जाएगा, तो डेफ़िनेटली आपके फ्यूचर में वो गोल अचीव नहीं हो पाएँगे जिनके लिए आपने सोचा है। बिकॉज़ गोल की अचीवमेंट जो है, उसकी की आपके एक्शंस में है। फेलियर और सक्सेस में जो मेन डिफरेंस है वो आपके एक्शंस पर है और एक्शन तभी आपके एक्टिव होते हैं जब आप अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं। अदरवाइज ओवर थिंकिंग आपको कंट्रोल कर देती है और ना चाहते हुए आपके माइंड में डिफरेंट थॉट पैटर्न्स ट्रिगर रहते हैं और आप उसी के अंदर उलझे रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी भी चीज़ में ओवर थिंकिंग का जब हम कोई काम करते हैं या ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को अफेक्ट करती है। सिमिलरली ओवर थिंकिंग हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती
जाती है। लाइक कि मुझे भी सम टाइम होता था कि पास्ट के कुछ इवेंट्स बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में ट्रिगर होना शुरू हो जाते थे। ना चाहते हुए भी सोचें आती थी और मेरी प्रोडक्टिविटी रुक जाती थी। देन मैंने एनालाइज़ किया कि मैं इसको कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले उस ओवर थिंकिंग के रूट को ट्रेस किया और वो पास्ट का एक इवेंट था। फिर मैंने एनालाइज़ किया कि मैं इस पास्ट के इवेंट से छुटकारा कैसे पा सकता हूँ। इस पास्ट के इवेंट से छुटकारा पाने के लिए मुझे कौन से प्रेज़ेंट के इवेंट को एंगेज करना है, कौन से ऐसे प्रेज़ेंट इवेंट को मैंने यहाँ पे एक्टिव करना है जो मेरे पास्ट के इवेंट को रिप्लेस कर दे और मैं एक्टिवली प्रेज़ेंट इवेंट को पर फ़ोकस कर सकूँ। बिकॉज़ जब आपका फ़ोकस किसी चीज़ पे रहता है तो ओवर थिंकिंग आपके कंट्रोल में रहती है। अदरवाइज़ ओवर थिंकिंग आपके फ़ोकस कैप्चर कर लेती है और मैं वेलकम कहूँगा मैम हमारे साथ आ गई हैं, कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से हमारी होस्ट कनेक्ट नहीं हो पाई। सो मैम वेलकम बैक। मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है, आपने जी कुछ सर, सवाल थैंक यू पूछना। सो मच। आपने काफ़ी हद तक चीज़ें बता दी हैं व्यूअर्स को और मैं साथ ही साथ तमाम व्यूअर्स को कहूँगी कि अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको खुशामदीद है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारी जो होस्ट हैं वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, इस वजह से अर्जेंट बेसिस पे मुझे आना पड़ा है। तो सर जिस तरह अभी आपने बात की कि हम लोग किस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि इम्पैक्ट्स क्या है ओवरथिंकिंग के ह्यूमन लाइफ पे? अगर हम बात करते हैं अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट पे, इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? हम जिस जगह पे रह रहे हैं, इर्द-गिर्द के लोगों पे क्या इम्पैक्ट होंगे? देखिए, ओवरथिंकिंग का इम्पैक्ट सबसे पहले हमारी अपनी मेंटल हेल्थ पे है। हमारा जो कहने के माइंड का थिंकिंग प्रोसेस है वो अफ़ेक्ट हो जाता है, हमारी डे टू डे एक्टिविटी अफ़ेक्ट होती है, हमारी प्रोग्रेस अफ़ेक्ट होती है, प्लस प्रोक्रास्टिनेशन एक्टिव हो जाती है, हमारा एक्शन मोड बहुत स्लो हो जाता है। बिकॉज़ हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं और ओवरथिंकिंग की वजह से सिर्फ़ हम थॉट प्रोसेस पर ही काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी माइंड की एनर्जीज़ ड्रेन होना शुरू हो जाती है और वो जो एक्शन मोड है वो आपका बैकएंड पे आ जाता है। बिकॉज़ ओवरथिंकिंग आपके फ़ोकस को कैप्चर कर लेता है। अब डे टू डे लाइफ़ में आपने बहुत से काम करने हैं, आपने सिर्फ़ एक ही चीज़ के बारे में तो नहीं सोचना ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप फ़र्ज़ करें कि आप शॉप पे जाते हैं कुछ परचेज़ करने के लिए और ग्रोसरी का स्टोर है, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन आप वहाँ पे किसी एक चीज़ पे फ़ोकस करें और उससे ही खरीदना शुरू कर दें और बाकी चीज़ें ना लें, तो आपके जैसे किचन का सिस्टम उससे डिस्टर्ब होगा। सिमिलरली ओवरथिंकिंग से आपकी बॉडी का, आपके ब्रेन का सिस्टम अफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से इर्द-गिर्द के लोग आपको फ़ील करना शुरू करते हैं। आपकी फिज़ियोलॉजी में चेंज नज़र आता है, आप डिप्रेशन के अंदर आप फ़ील होंगे, एंग्ज़ायटी आपको घेर लेगी और आपकी नॉर्मल रूटीन की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी, जो बाकी लोग भी फ़ील करेंगे और इससे आपके रिलेशंस में भी फ़र्क आएगा, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो ये इसके बहुत से बाय प्रोडक्ट्स हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं हमारी फिजियोलॉजी पे, हमारे रिलेशनशिप्स पे, हमारे वर्किंग स्टाइल के अंदर, जिस स्टाइल से हम काम करते हैं, हमारी मोटिवेशन जो है वो भी कम होती है। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं जो ओवरथिंकिंग के हमारी लाइफ के ऊपर होते हैं। सर जिस तरह अभी आपने बात की ये तो इम्पैक्ट्स हो गए हमारी लाइफ के ऊपर, तो इसके डिफरेंट एजेस पे इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे? क्या एक यंग पे इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होंगे? अगर बच्चों की बात करते हैं उस पे डिफरेंट होंगे या जो ओल्ड मैन है या ओल्ड पर्सन है उस पे किस तरह के इफ़ेक्ट्स होंगे इसके? देखिए, ऐज का बिल्कुल इसके साथ ताल्लुक है बिकॉज़ ओवरथिंकिंग आपकी 3 वजह से है। पास्ट के इवेंट की वजह से, फ्यूचर की वजह से या किसी भी डिसीज़न वाले इवेंट की वजह से। अब ऐज जब आपकी ज़्यादा होगी तो आपके पास्ट के इवेंट भी ज़्यादा होंगे। तो चांस है बिल्कुल। कि आपकी ओवरथिंकिंग ट्रिगर होने का चांस भी बढ़ जाएगा। क्योंकि यंग एज में आपके पास्ट इवेंट कम है क्योंकि माइंड में आपकी मेमोरी फिल होती जा रही है। जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, इवेंट्स आपके डेटा के अंदर फीड होते जा रहे हैं। एज आपकी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, आपके पास्ट के इवेंट भी उतने ज़्यादा होते जाएँगे। अब पास्ट के इवेंट सारे तो आपके बिल्कुल स्टेबल नहीं थे। उसमें कुछ बैड इवेंट भी होंगे, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस भी होंगी, कुछ ऐसे वाक़यात भी होंगे जिनके साथ इमोशनल आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी। अब क्या होगा कि जितनी एज ज़्यादा होगी, ओवरथिंकिंग का चांस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ज़्यादा तो होगा। इसके लिए आपको पास्ट से अपने आप को दूर रखना है, पास्ट के इवेंट से आपने अपने आप को बचा के रखना है बिकॉज़ मेन सोर्स ओवरथिंकिंग का पास्ट है। फ्यूचर उन लोगों के लिए जो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसमें यंग एज के बारे में ज़्यादा चांस होता है कि यंग एज के अंदर आप फ्यूचर के लिए ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, जिसकी वजह से ओवरथिंकिंग आपकी ट्रिगर हो सकती है।
ठीक है। तो सर ये तो हमने सारी बातें कर ली कि किस वजह से होता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो हम इसको कोप अप किस तरह से कर सकते हैं? हम इससे निजात किस तरह से हासिल करें? अच्छा, इसमें मैंने पहले भी थोड़े से स्टेप्स बताए थे, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहला स्टेप ये है कि आपने पास से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, अपने आप को पास से डिस्कनेक्ट करना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपने साथ होने वाली गुफ्तगू, यानी जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं, हमारी 99% जो गुफ्तगू है वो अपने साथ होती है पूरे दिन के अंदर, बिकॉज हम ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियस से ख्यालात में बातें कर रहे होते हैं, होने वाले इवेंट को हम मीनिंग दे रहे होते हैं। कोई भी इवेंट हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जैसे अभी हमारी होस्ट जब एकदम से चली गई तो मेरे माइंड ने एकदम से अंदर ही सवाल किया कि क्या हुआ, तो जवाब आया कि मे बी उनके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, या मे बी लिंक में इशू आ गया हो, या मे बी उनकी लाइट का इशू आ गया हो, बैटरी का। अब ये जो जवाब थे, ये जो मीनिंग थे, ये मेरे इनर सेल्फ ने क्रिएट, आपने नहीं बताया। तो इनर सेल्फ के साथ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है सेल्फ टॉक की सूरत में। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करें, बिकॉज जब सेल्फ टॉक आपकी बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होती है, हम चीज़ों के लिए नेगेटिव सोचते हैं। लाइक जब मुझे आज भी याद है कि मैं जब भी कमरे में लेटता हूँ, मैं पंखे की तरफ देखता हूँ तो ख्याल आता है कि पंखा गिर ना जाए। अब ये गिर ना जाए, नेगेटिव बिल्कुल सेल्फ ऐसे। टॉक है, ठीक है ना? होता है ना ऐसे, हम किसी भी काम को करने लगते हैं तो नेगेटिव एकदम से आपका वो गुमान आता है। अब वो बेसिकली जो सेल्फ टॉक नेगेटिव है, आपने उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव के साथ, कि भाई यहाँ पे अगर ये नेगेटिव हो सकता है तो इसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है। जैसे कि अभी जब आप यहाँ पे आपकी होस्ट जो थी वो नहीं थी, तो मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं नेगेटिव सोचता और मैं कहता अच्छा वो नहीं है तो मैं भी लीव कर लेता हूँ, दैट्स इट। बट मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने अपने आप से सेल्फ टॉक की, तो मेरे अंदर से जवाब आया कि आप जो कुछ कवर कर सकते हैं उसे कवर करें, और इतने में कोई आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम इसे वाइंड अप करें। सो सेल्फ टॉक पॉजिटिव करने से आपका जो ओवर थिंकिंग का मैकेनिज्म है आपके कंट्रोल में आ जाता है। सेल्फ टॉक ही ओवर थिंकिंग को ओरिजिनेट करता है। हम खुद से क्या सा राय पे एक ही थॉट के ऊपर बार-बार सोचते हैं, किसी के लिए सोचते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर थर्ड ठीक है। फैक्टर है इसका, आपने फ्यूचर को जो प्रिडिक्शन फ्यूचर के लिए लगाते हैं वो नहीं लगाना। आपने प्रेजेंट मूवमेंट में जीना है, बिकॉज फ्यूचर का कंट्रोल आपके प्रेजेंट मूवमेंट पे है। बिकॉज आज मैं जो एक्शन करूंगा इसका रिजल्ट मुझे फ्यूचर में मिलेगा, और आज मैं एक्शन कुछ भी नहीं कर रहा और मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में मैंने ये काम करने हैं, मैंने इस लेवल तक जाना है, मैंने अपने आप को इतना प्रोग्रेस करना है, मैंने फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है। अब वो फ्यूचर की सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं पावर ऑफ नाउ में, आज के इस मूवमेंट में, कि आज के इस मूवमेंट में मैं क्या एक्शन करूं। अब आज के मूवमेंट में एक्शन करने का फायदा क्या है कि मैं अपने आप को अच्छा पास्ट भी दूंगा, बिकॉज आज अगर मैं एक्शन करता रहूंगा, मेरा थिंकिंग प्रोसेस से ज्यादा एक्शन पे फोकस होगा, तो उसका फायदा ये होगा कि मुझे पास्ट भी अच्छा मिलेगा, कि कल मैं अगर पास्ट पे कभी मेरी थॉट जाएगी भी तो मुझे पॉजिटिव वाइब्स आएगी, मुझे पता चलेगा मैंने तो बड़े अच्छे एक्शन किए थे। लाइक जब भी मैं थोड़ा-सा डिमोटिवेट होता हूँ, तो मैं अपने फ़ेसबुक में अपने फ़ोल्डर्स निकाल के देखता हूँ कि मैंने कहाँ-कहाँ ट्रेनिंग्स दी, मैंने क्या-क्या काम किए, मैंने क्या-क्या रीड किया, मैंने कितना एडवेंचर किया। तो जैसे ही वो मैं देखता हूँ, तो मेरे पास के अच्छे इवेंट ट्रिगर होते हैं, जिसकी वज़ह से एकदम से मेरी फ़िज़ियोलॉजी, मेरा माइंडसेट, मेरा थॉट पैटर्न ठीक हो जाता है। सो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी प्रेज़ेंट के ऊपर काम करना है। प्रेज़ेंट के ऊपर ठीक अगर है। फ़ोकस रखेंगे, तो ओवरथिंकिंग आपकी ऑटोमैटिकली एलिमिनेट हो जाएगी। जी। जितने व्यूअर्स ने हमें अभी जॉइन किया है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड कि आप थिंकिंग से किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं, तो अपना क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में से हम लीव कर दें, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सर मैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ, उसके बाद हम व्यूअर्स के क्वेश्चन लेंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ओवरथिंकिंग की वजह से हमारी कौन-सी ऐसी ज़हनी बीमारियाँ हैं जो जन्म लेती हैं? या इनसे ज़हनी बीमारियाँ नहीं होती या होती हैं? क्या रीज़न है ओवरथिंकिंग कि हम इसको अवॉइड करते हैं या हम इसे अपनी ज़िंदगी में क्यों रखते हैं? देखिए, ओवरथिंकिंग से ज़हनी बीमारी जो है, आपका डिप्रेशन एक्टिव हो जाता है, और आप स्ट्रेस में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है। अब गुस्सा आने की वजह से आपका जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो शट डाउन हो जाता है, और आपका रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिव हो जाता है। रेप्टिलियन ब्रेन जानवरों के बराबर है, यानी इंसान इंसानियत के दर्जे से जानवरों के दर्जे पे चला जाता है, और उसमें वो फाइट करता है या फ्लाइट करता है, यानी कि बिल्कुल उसकी जो ख़ुसूसियत है वो इंसानियत से
जानवरों के ग्रेड पे आ जाती है और इसीलिए गुस्से को हराम करार दिया गया। सो ओवर थिंकिंग से जब फ्रस्ट्रेशन का लेवल जितना बढ़ता जाएगा, आपका गुस्सा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। आपके काम करने की, अगर आप लीडिंग पोज़ीशन पे हैं और आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि आप अच्छे लोगों को खो दें और आपके घर के अंदर जो रिलेशन है अपनी वाइफ के साथ, अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वो अफेक्ट हो सकते हैं। सो ओवर थिंकिंग अल्टीमेटली आपके ब्रेन को, आपके रिलेशन को, आपकी लाइफ को हर लिहाज से डैमेज कर रही होती है। और ओवर थिंकिंग पे, क्योंकि ओवर थिंकिंग प्रोसेस ऐसा है कि इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारे कंट्रोल में नहीं है, पास्ट में एक इवेंट हुआ था। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर पास्ट में इवेंट हुआ था, हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटीज में सेशन करता हूँ, स्टूडेंट्स का एक ही सवाल होता है, सर पास्ट का एक इवेंट है, हम उसकी वजह से अपनी स्टडी को कैरी ऑन नहीं कर पा रहे, ना चाहते भी वो ख्यालात आते हैं जिसकी वजह से हमारी स्टडी इफेक्ट हो रही है। घर वाले इतने पैसे लगा रहे हैं बट हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस, आपके रिलेशनशिप, आपकी फिजियोलॉजी, आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ, बिकॉज आपका माइंड और आपकी बॉडी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं और आप मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, मेंटली हेल्थ आप हेल्थी हैं, तो इससे आपकी बॉडी भी इफेक्ट हो रही होती है और आपकी बॉडी भी ठीक रहती है। स्ट्रेस की वजह से आपको पता है कि पेट की बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों सर का कनेक्शन आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ भी आ जाता है। जी सर, अब हम चलेंगे अपनी ऑडियंस की क्वेश्चंस की तरफ। आपके ही क्वेश्चंस से रिलेटेड एक हमारे पास क्वेश्चन आया कि हाउ टू गेट रिड ऑफ ओवरथिंकिंग बिकॉज़ ऑफ स्टडीज, कि स्टडीज की वजह से किस तरह से ओवरथिंकिंग से बचा जा सकता है? अच्छा देखिए, स्टडीज़ में जो ओवर थिंकिंग है, वो बेसिकली ओवर थिंकिंग नहीं होती, वो हम प्रेशर लेके स्ट्रेस में जाते हैं। वो एक स्ट्रेस की सिचुएशन होती है। ओवर थिंकिंग है कि आप किसी चीज़ के बारे में बार-बार सोचते हैं। सो स्टडी में जब ओवर थिंकिंग आती है, तो वो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन आपका इतना हाई होता है, वो साइंटिस्ट का होता है कि वो एक ही चीज़ के बारे में इतना सोचता है कि कुछ फिर डिस्कवर करता है या कुछ इन्वेंट करता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स को जो स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, वो ओवर थिंकिंग नहीं होती, वो स्ट्रेस होता है स्टडी में, बिकॉज उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया होता या उनका इंटरेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से स्टडी उनको बर्डनाइज फील होती है, वो प्रेशर होता है उनके ऊपर। सो ओवर थिंकिंग है किसी चीज के बारे में बार बार सोचना। और स्टडी में ओवर थिंकिंग इस तरह से आ सकती है कि आपका पास्ट में कोई इवेंट था, आपने कोई फेलियर का आपको सामना करना पड़ा या आपसे कोई प्रोजेक्ट हो नहीं सका, जिसकी वजह से आप उस लूप में फँस गए और नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई काम करने लगते हैं, कोई प्रोजेक्ट करने लगते हैं, तो वही पास्ट की थॉट आपको दोबारा से ट्रिगर होती है, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में भी, आप प्रेज़ेंट के अंदर भी वो काम नहीं कर सकते। तो इस सेंस में ओवर थिंकिंग स्टडी में जब आती है, तो हमें अपने आप को उस पास्ट के इवेंट से कट ऑफ करना होता है कि हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको पास्ट के इवेंट से कट ऑफ करते हैं और प्रेज़ेंट में उन्हें मोटिवेट करते हैं और वो फिर उस प्रोजेक्ट को आसानी से कर पाते हैं। अदरवाइज़ आप पे स्टडी का प्रेशर होता है, जिसे हम स्ट्रेस का कहते हैं, वो स्ट्रेस भी 2 किस्म का है। पॉज़िटिव स्ट्रेस इसलिए ज़रूरी है कि आप मोटिवेट रहें और आप काम करते रहें। जब एग्ज़ाम करीब आता है तो पॉज़िटिव स्ट्रेस होता है, जिसकी वज़ह से हम मेहनत करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम देते हैं और अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। और अगर वो स्ट्रेस ना हो, हम पढ़े ना, हम रूटीन से एक्सरसाइज़ ना करें, हम अपनी असाइनमेंट्स ना दें, सो वो पॉज़िटिव स्ट्रेस भी बहुत ज़रूरी है। सर ज़हीर गुज्जर का हमारे पास क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि सर सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करने की टेक्निक बता दें। अच्छा, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज करना इंतहाई आसान है। सबसे पहले आप एक पेज लें और बैठ के रिफ्लेक्ट करें कि कौन से ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। पहला स्टेप है कि आपने ट्रेस करना है कौन से ऐसे लिमिटिंग बिलीव हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। दूसरा स्टेप, आपने पॉजिटिव और पावरफुल क्वेश्चंस पूछने अपने आप से। आपने पॉजिटिव और पावरफुल क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं, लाइक के जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं ना अपने आप से और डिग डाउन करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी चीज की डेप्थ में जाते हैं, तो क्लैरिटी आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, एक क्लाइंट है उसने कहा कि सर मुझे सोशल एंजाइटी। मैंने कहा आपको किसने कहा? सर मुझे लगता है। मैंने कहा क्यों लगता है? अब मैंने उससे 2 से 3 दफ़ा आस्किंग की, डिग डाउन किया, तो उसने कहा सर मैं तो 3 साल से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल के बैठी हुई थी, मेरा नेगेटिव बिलीफ था, लिमिटिंग बिलीफ था, लेकिन ऐसा नहीं है। सो आपने ट्रेस करने के बाद अपने से क्वेश्चनिंग करनी है, पावरफुल क्वेश्चनिंग, पॉजिटिव क्वेश्चनिंग। उससे क्या होता है, सम टाइम आपके लिमिटिंग बिलीफ एकदम से चैलेंज होते हैं और ब्रेक हो जाते हैं।
थर्ड, आपने देखना है कि इस लिमिटिंग बिलीफ की रूट कॉज क्या है। हर चीज की एक रूट कॉज होती है। जब आप रूट कॉज को ट्रेस करते हैं, उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो अमूमन उसका सोल्यूशन भी वहां से आपको मिलता है। तो थर्ड स्टेप ये है कि आपने उसकी रूट कॉज को ट्रेस करना है। फोर्थ, समटाइम आपके लिमिटिंग बिलीफ वो डीप होते हैं, यानी कि डीपेस्ट लेवल पे होते हैं और वो टाइम से चल रहे होते हैं, और आपके ये सारे हरबे उस पर काम नहीं आते। देन आपको ज़रूरत है आप किसी कोच को, किसी काउंसलर को, किसी थेरेपिस्ट को हायर करें, उसके साथ सेशन करें। बिकॉज रिफ्लेक्शन आपकी अपने से नहीं हो रही, अब सामने कोई भी आएगा तो वो इजीली रिफ्लेक्ट करेगा। लाइक मेरे भी कोच है, मैं कोई भी चीज़ होती है जब उनसे डिस्कस करता हूँ तो उनका एक सवाल मेरी उस प्रॉब्लम को एकदम से रिजॉल्व कर, बिकॉज मैं अपने आप को उस तरह से नहीं देख सकता, मुझे एक मिरर की जरूरत है। सो मिरर के लिए आपके पास कोच, मेंटोर या ऐसा कोई भी वाइस पर्सन हो जो आपके साथ कन्वर्सेशनल सेशन कर सके। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ज़ोहा भट्ट का, वो कह रही हैं कि मैं टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो गई हूँ। मैं छोड़ना चाहती हूँ इस हैबिट को, लेकिन फिर यूज़ करना शुरू कर देती। तो उनको गाइड अच्छा करें कि वो किस तरह से छोड़ सकती जोहा, आप टिकटॉक यूज कर रही हैं, इसको आप छोड़ रही हैं, ये इसलिए नहीं छूट रही कि कोई भी हैबिट जो हमारी कह लें कि एडिक्शन हो जाती है, हमारे माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है डोपामाइन, जो हमें बड़ा प्लेजेंट फीलिंग देती है। अब उसको आप एकदम से चेंज नहीं कर सकते, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो टिकटॉक को आपने छोड़ना है तो आप डायरेक्टली छोड़ेंगी तो छोड़ नहीं पाएंगे, पहली चीज तो। दूसरी चीज ये है कि टिकटॉक टाइप कोई भी एप्लीकेशन जो आपके लिए प्रोडक्टिव है, पहले आप उसे सिलेक्ट करें। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन, एजुकेशनल एप्लीकेशन हो जाए जो टिकटॉक से ज्यादा प्रोडक्टिव आपको लग रही है, आप उसको चूज करें और उसको इसके साथ रिप्लेस करें। और अगर उसका इम्पैक्ट टिकटॉक से ज्यादा होगा तो इजीली टिकटॉक रिप्लेस हो जाएगी, बिकॉज जब हैबिट बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है उसकी सूरत में, तो उसको छोड़ना इसलिए मुश्किल होता है कि हमें उसको रिप्लेस करना होता है किसी पावरफुल उस चीज से जो उससे थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल। तो आपने देखना है कि कौन सा ऐसा इवेंट, कौन सा ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटी जो टिकटॉक से पावरफुल है, जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ज्यादा होता है, जिसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज्यादा होता है, आप वो काम पकड़ लें, उसको रिप्लेस करें इसके साथ। इंशाल्लाह वेरी सून आप इस हैबिट से जान छुड़ा लेंगी और वो हैबिट आपकी रिप्लेस हो जाएगी, और ये लॉन्ग टर्म होगा। अदरवाइज आप जब इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी वो शॉर्ट टर्म होगा, कहीं पे भी दोबारा से ट्रिगर होगी, डोपामाइन की आपको तलब होगी तो दोबारा से वो एक्टिव हो जाएगी। जी। सईद अहमद अब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड व्हाट इज़ इनोवेटिव थिंकिंग? अच्छा देखें, क्रिटिकल थिंकिंग, जब आप किसी भी चीज को क्रिटिकल एंगल से देखते हैं, आप उसको हर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लाइक कि नासा ने कोई रॉकेट भेजना है तो उस पर क्रिटिकल थिंकिंग लाजमी होगी, बिकॉज इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, ह्यूज प्रोजेक्ट है, क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पे जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग में आप किसी भी चीज को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। उस पर लाइक मैं एक ट्रेनिंग करवाता हूँ, सिक्स हैट डिबोनो की सिक्स हैट टेक्निक पे मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ। जब हम एक कलर का हैट पहन लेते हैं तो फिर हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, दूसरे कलर का हैट पहन लेते हैं तो इनोवेटिव थिंकिंग करते हैं, तीसरे किस्म का हैट पहन लेते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। तो यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग आपका वो लेंस है जिससे आप उसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं। इसकी एग्जांपल यूं दूंगा कि घर में जब भी कोई ऐसा डिसीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो करने से पहले हम बड़ों से डिस्कस करते हैं। अब बड़ों से डिस्कस करने का मकसद ये है कि बड़े अपने क्रिटिकल लेंसेस को देखते हैं, अपने तजर्बे से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, और हमें बताते हैं कि बेटा इसके ये इम्पैक्ट आ सकते हैं, बिकॉज हम उस प्रोसेस से नहीं गुजरे होते। तो क्रिटिकल थिंकिंग किसी भी चीज को डिफरेंट व्यू से, डिफरेंट एंगल से देखने का नाम है। इनोवेटिव थिंकिंग ये है कि आप अपनी इनोवेशन मसल को एक्टिव करते हैं, आप नया से नया सोल्यूशन तलाश करते हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, आप उसके लिए सोल्यूशन की लाइन लगा देते हैं। तो इस सेंस में आपकी इनोवेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है और आप नए से नए आइडियाज़ देते हैं। लाइक इसमें भी डिबोनो की किताब के अंदर उसने बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं जिससे आप अपनी इनोवेटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। लाइक उसमें डिफरेंट पजल्स गेम है, कुछ अल्फ़ाबेट्स की गेम है, मैंने वो प्रैक्टिस की तो उससे आपके माइंड के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से आपकी इनोवेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है। आप किसी भी सूरत में लाइक के कोई भी इवेंट, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है, आपके पास सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जितनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आपका माइंड उतना ही रिलैक्स होता है। और अगर ऑप्शन एक ही हो तो आपके ऊपर स्ट्रेस होता है कि अगर वो ऑप्शन
ना हो सकी तो क्या होगा। लाइक लाइट जाती है, हमारे पास यूपीएस के ऑप्शन, हम रिलैक्स होते हैं। अगर यूपीएस ना हो तो हमारे माइंड में होता है कि अगर सेशन के दौरान लाइट चलेगी तो क्या होगा। ठीक है, सो जितनी ज्यादा ऑप्शंस होती हैं उतना ही ज्यादा हमारा माइंड रिलैक्स फील होता है। सो रिलैक्स फील करता है। इनोवेशन वाली जरूरत में आपके पास ऑप्शंस आते हैं। जी, सईद अहमद है वो पूछ रहे हैं कि हाउ वी कैन बिकम वेल थिंकर। अच्छा, वेल थिंकर के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, मैंने खुद इस पे बहुत ज्यादा काम किया, आपकी सेल्फ टॉक है। सेल्फ टॉक जितनी पॉजिटिव होगी, यकीन माने आपके अंदर से पॉजिटिविटी निकलना शुरू होगी। आप हर चीज में कम रिसोर्सेज में भी काम करना शुरू कर देंगे। बिकॉज जब हमारी सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है तो हम ब्लेम करते हैं, हम किसी भी काम की सूरत में ब्लेम करते हैं। और ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब में कहता है कि ब्लेमिंग इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। लाइक कि मैं एकदम से ब्लेम करूं कि ये इसकी वजह से हुआ, इट्स मीन कि मैंने नेगेटिविटी ओरिजिनेट कर दी, मेरे माइंड से नेगेटिव केमिकल निकल, जिसने मेरी फिजियोलॉजी को भी चेंज करना है, मेरी थॉट पैटर्न को भी चेंज करना है। सिमिलरली जैकनफील्ड कहते हैं कि टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने जिंदगी में कामयाब होना है, अच्छा सोचना है, थिंकिंग को पॉजिटिव करना है, अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम सब कुछ उठा के दूसरे में फेंक देते हैं। सो अपने अगर थिंकिंग को आपने बेहतर करना है, बिकॉज थिंकिंग बड़ी पावरफुल चीज है। आइंस्टाइन जी, जितने भी बड़े नाम हैं वो थिंकिंग पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस करते हैं, फिर इमेजिनेशन पे एम्फोसिस करते हैं। अब अगर गौर करें तो ये सारी चीजें आपके अपने कंट्रोल में है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। मैंने अपने दिमाग की सोचों को कंट्रोल करना है, ये मेरे इख्तियार में, किसी के इख्तियार में नहीं है। यहाँ पे नहीं वासिफ है। अली वासिफ की एक लाइन मुझे याद आई, बड़ा अच्छा कोड है कि जो तेरा ख्याल है वो ही तेरा हाल है। यानी कि जो आप ख्याल में लेके आएंगे आपका हाल भी वैसा होगा। बड़ी वैसा डीप हो जाए। स्टेटमेंट है कि जो तेरा ख्याल है, यानी कि जो आप थॉट अपने माइंड में ओरिजिनेट करेंगे वैसे ही आपका हाल हो जाएगा। आपका ख्याल पॉजिटिव है, आपका ख्याल जो है बहुत अच्छा शानदार है, आपकी लाइफ भी शानदार होगी। आपका ख्याल नेगेटिव है, आपका ख्याल दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो अल्टीमेटली आपके साथ वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। सईद अहमद है, इनका एक और क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं कि गिव मी सम टिप्स हाउ वी कैन बिकम अ जीनियस। जीनियस किस तरह अच्छा से बन सकते अच्छा, जीनियस बनने के लिए आप देखें कि आपने अपने माइंड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। कुरान में 130 वर्सेस हैं गौर व फिक्र में। एडवर्ड डिबोनो कुरान से मुतासिर हुआ, माइंड के ऊपर उसने किताबें लिखी और आज दुनिया में उसका नाम है। अल्लाह ताला जगह जगह इसी चीज़ पे एम्फसिस करते हैं, गौर व फिक्र। और हर चीज़ में निशानियां वो कहते हैं कि अक्ल रखने वालों के लिए। तो जीनियस बनने के लिए आपने अपनी अक्ल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, बिकॉज़ जब आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो उतनी ज़्यादा बढ़ती है। हैं? जैसे बढ़ती देखें है। कि माल आपके पास आ जाए तो उसपे ज़कात दी जाती है, तब वो माल आपका पाक है। इसी तरह जो आपकी अक्ल है, आप उसको इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, और जितना ज़्यादा आप उसको इस्तेमाल में लाएँगे, उतना ही ज़्यादा पीछे से सोर्सेज़ आपके एक्टिव होना शुरू हो जाएँगे। बिकॉज़ माइंड के मसल्स भी आपके बॉडी के मसल्स की तरह हैं। लाइक कि कुछ दिनों पहले मैं एक एडवेंचर के लिए गया और मेरे जो टाँगें थी स्टक हो गई। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने काफ़ी दिनों से एक्सरसाइज़ नहीं की, जिसकी वज़ह से मसल स्टक हो गए। सिमिलरली माइंड के मसल्स हैं। अगर मैं रीडिंग डेली करता हूँ, तो अगर मैं एक दिन रीडिंग ना करूँ, तो मुझे बेचैनी सी होती है, बिकॉज़ मेरे माइंड के मसल्स अभी बन गए हैं। सिमिलरली जीनियस बनने के लिए भी आपने अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। वाइज़ लोगों के साथ उठें-बैठें, किताबें पढ़ें और कोशिश करें कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन ओरिएंटेड हों, तो ऑटोमैटिकली जीनियस आप बन जाएँ। जी, मोहम्मद रिजवान अहमद है वो पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट में फोकस कैसे मेंटेन रखा जाए। अच्छा, फ़ोकस के 2 टाइप्स हैं, 2 लेवल हैं। एक फ़ोकस आपका लॉजिकल लेवल पे आता है, एक फ़ोकस आपका जो आ जाता है वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल होता है। सो जो लॉजिकल लेवल पे फ़ोकस है, वो आप मेंटेन करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? प्रेज़ेंट में आपके पास कुछ काम करने के लिए। कहते हैं ना कि जब इंसान खाली बैठा हुआ होता है तो शैतान उसका घेरा कर लेता है। वो शैतान घेरा इसी तरह करता है, वो थॉट्स में गुमान डालते हैं आपके। वो आपके दिल के अंदर वसवसे डालना शुरू कर देता है। तो आपने अपने आप को एंगेज रखना है। एंगेज किसमें रखना है? आपके लाइफ का कोई मकसद होना चाहिए, आपके डेली के कोई गोल्स होने चाहिए। जब आपके पास डेली के कोई गोल हैं और आपके पास काम करने के लिए डेली की रूटीन बनी हुई है, आपकी ज़िंदगी में एक बिगर पिक्चर है, बड़ा मकसद है, तो आप प्रेज़ेंट में एंगेज रहेंगे, जिससे आपका फ़ोकस वहाँ पे रहेगा। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है और मैं बैठा हूँ, तो अचानक से मुझे पास्ट की कोई थॉट आएगी, बिकॉज़ माइंड इज़ लाइक अ मंकी।
ये कभी एक शाख पे बैठेगा, कभी पास्ट में चला जाएगा, कभी प्रेजेंट में आएगा, कभी एकदम से कहेगा कि फ्यूचर में जाओ, फ्यूचर में तो बहुत कुछ होने वाला है। सो थॉट्स भी बिल्कुल इसी तरह है। तो अगर आप अपने आप को एंगेज नहीं रखेंगे तो क्या होगा, थॉट्स आपकी पास्ट में जाएंगे तो फ्यूचर में कभी चली जाएंगी। प्रेजेंट में थॉट्स को रखने के लिए आपने प्रेजेंट में ऐसी एक्टिविटीज रखनी है जिसकी वजह से आपकी थॉट्स, आपका फोकस प्रेजेंट में है। वेरी सिंपल। जी। किस्सा हमीद है, वो पूछने कि मैंने अपने बारे में कुछ मालूमात लेनी है, तो किस्सा काइंडली आप अपना जो भी क्वेश्चन है कमेंट्स में लीव करें, हम आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करेंगे। तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लीव कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान अहमद वो पूछ रहे हैं कि मोबाइल एडिक्शन को कैसे खत्म करना चाहिए? अच्छा, एडिक्शन को खत्म करने के लिए कुछ प्रोसेस है, लाइक हैबिट आपने अगर चेंज करनी है ना, तो इसमें इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा असर होता है। एक रिसर्च के मुताबिक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी और उसमें हर स्पॉट पे एक फ्रिज पड़ा हुआ था जिसमें कोक और पेप्सी लगी होती थी। उन्होंने सोचा कि इन सब को कोक और पेप्सी से पानी पे लेके आया जाए, लेकिन हैबिट सबकी है। तो उन्होंने क्या किया कि हर स्पॉट से कोक का फ्रिज उठा दिया और हर स्पॉट पे पानी का फ्रिज लगा दिया और कोक और ड्रिंक को उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया। अब लोगों को उठ के जाना पड़ता था कोक के लिए, तो स्टार्ट में तो थोड़ा सा जाते थे, फिर वो आस्ता आस्ता पानी पे आ गए और उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। सिमिलरली मैंने भी अपनी कुछ हैबिट्स फिर इसी एग्जाम्पल से देखी और मैंने उनको रिफ्रेम किया। कैसे कि आपने जिस हैबिट को खत्म करना है, उस हैबिट के लिए आप इन्वायरमेंट ऐसा अपना डिजाइन करें, लाइक के मोबाइल अगर आप सोते हुए बेड के बिल्कुल साथ रखते हैं तो गलत है, आप मोबाइल किसी दूसरे कमरे में रखें। अब क्या होगा, आप जैसे ही आपकी आंख खुलेगी आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, एक दो दफा आपको प्रॉब्लम होगी, बट क्या होगा, आस्ता आस्ता आपको आदत हो जाएगी। तो आपने मोबाइल की एडिक्शन से अगर दूर रहना है तो पहली ये चीज है कि आप अपने इन्वायरमेंट में देखें कि आप मोबाइल को कितने टाइम के लिए अपने से दूर रख सकते हैं। सेकंड, कुछ एप्लीकेशंस मिलती हैं, डाउनलोड कर लें आप। उसमें ये होता है कि आपकी मोबाइल की यूजेज काउंट हो रही है, उस पे आप अलार्म लगा देते हैं कि 1 मिनट के बाद अलार्म आएगा, वार्निंग साइन आएगा या 2 मिनट के बाद आएगा। फिर उसमें हर एप्लीकेशन की वेटेज आ रही होती है कि आज के दिन में आपने व्हाट्सएप कितनी देर इस्तेमाल की, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे। फिर आप जब उसको एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, ओहो! मेरा तो पूरा दिन यहाँ पे जा रहा है। देन आपका माइंड फिर सोचने पे मजबूर होगा कि मैंने अब इसको कम इस्तेमाल करना है। ठीक है? ये दूसरा मेथड आ गया। तीसरा ये है कि आप अपने आप से पूछें कि मोबाइल से आपको प्रोडक्टिव काम क्या मिल रहा है? मोबाइल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसने आपको कैप्चर किया हुआ है, इससे प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी बढ़ रही है। कुछ लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका ऑनलाइन काम है, जिनका मोबाइल से बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मोबाइल से प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा होता। जस्ट क्या है, वो सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ उनकी वैसे उनको कैप्चर कर लेती हैं और उनका टाइम लीक होना शुरू हो जाता है। मैं इसे कहता हूँ लीकिंग ऑफ योर टाइम। सो लीकिंग ऑफ टाइम को बचाने के लिए आपने एनालाइज करना है कि मोबाइल से आपको प्रोडक्टिव चीज़ें कितनी मिल रही हैं। ये जब आप एक एक्सरसाइज प्रैक्टिकली करेंगे, ये आपने प्रैक्टिकली करनी है रिजवान अहमद, आपने ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी है। आप एक दिन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करें, आपको खुद क्लैरिटी आ जाएगी कि अब आपने क्या करना है। जी। हुमा उमर है, वो कह रही है कि ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो हुमा, हमने पूरा सेशन ही ओवरथिंकिंग पे किया है। आप काइंडली ये सेशन शुरू से आखिर तक लाज़मी देखिएगा। जैसे ही ये और फेसबुक पे हुमा अपलोड हुमा हो के जाएगा या लिए यूट्यूब हुम, पे अपलोड। हुमा के लिए यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इनको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आती है। ये ट्रेस करें कि ओवर थिंकिंग किस वजह से आती है, पास्ट के इवेंट पे है, फ्यूचर के इवेंट पे है या किसी डिसीजन पे है। डिसीजन वाला इवेंट तो बहुत कम होता है, कोई भी इवेंट आता है तो हमने डिसीजन करना होता है तो हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, लेकिन जब वो इवेंट गुजर जाता है ओवर थिंकिंग स्टॉप हो जाती है। अमूमन पास्ट की वजह से ओवर थिंकिंग आती है। और पास्ट के इवेंट को ये देखें, अगर ये ट्रेस कर पाती हैं वेल एंड गुड, उसको पूरे प्रोसेस जो हमने पीछे बयान किया उसको चेक कर लें, नहीं होता तो किसी से कंसल्ट कर लें ताकि पास्ट के इनके उस इवेंट को कट ऑफ किया जा सके। जी सर। ज़हीर गुज्जर है, वो पूछ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे लाई जा सकती है, काम को कंप्लीट किया जाए, यानी कि अधूरा ना छोड़ा जाए, उसको कंसिस्टेंट रह के काम कंप्लीट करिए। जी, अच्छा, इसमें ना मैं कल एक हदीस पढ़ रहा था, उसका मफ़हूम मैं यहाँ पे बयान करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काम वो किया जाए जिसको आप निभा सकें, यानी कि जो आप बरकरार रख सकें, ठीक है ना? यानी कि ये नहीं कि आप किसी काम को शुरू कर दें और फिर छोड़ दें, यानी कि कंसिस्टेंसी, मैंने उसके ऊपर फिर हदीस के ऊपर टैग लगाया कि कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है। मैं उसका यहाँ पे जस्ट आपको मीनिंग ये बताता हूँ कि काम वो किया जाए जिसको आप कंसिस्टेंटली कर सकें। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमने कोई लेक्चर देखा, कोई वीडियो देखी, किसी ने कहा मोटिवेशन हाय,
हमने कहा कि आज मैंने पूरी किताब खत्म कर देनी है, आज मैंने अपनी 10 हैबिट्स को चेंज कर देना है, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिकॉज ब्रेन के, बॉडी के मसल्स हैं। अच्छा, दिमाग में कोई चीज समझ आ गई, लाजमी नहीं है कि आपकी बॉडी भी उसे एक्सेप्ट करे। दिमाग कह रहा है कि आपने 3 घंटे एक्सरसाइज करनी है, बॉडी बेचारी की एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन की और बॉडी की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, आप वो काम नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी के लिए बेस्ट की ये है कि आप किसी भी काम को उतनी कैपेसिटी में करें जो आपकी कैपेसिटी है। लाइक कि मेरी कैपेसिटी है, मैं इस मोबाइल को उठा सकता हूँ और दोबारा नीचे रख सकता हूँ, उठा सकता हूँ, नीचे रख सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार में है। ठीक है, यानी कि बोझ आपने उतना उठाना है जो आपकी बॉडी, आपका माइंड एक्सेप्ट कर सके। सो कंसिस्टेंसी के लिए आपने बड़ी चीज को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है। हैबिट्स को भी आप बिट बाय बिट करते हैं। जब आप बिट बाय बिट करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में आ जाती है, बिकॉज वो आपके लिए नॉर्मल होता है। लाइक कि मैं जब अर्ली इन द मॉर्निंग उठता हूँ, मैं एक्सरसाइज पे जाऊँ या ना जाऊँ, मैं अपने रूम में एक पुशअप लाजमी लगाता हूँ, 1 पुशअप लाजमी, जो मर्जी हो जाए। मैं ट्रैवलिंग में हूँ, कहीं पे भी हूँ, 1 पुशअप मैंने लाज़मी लगाना है। अब क्या होता है, जब मैं 1 पुशअप लगाता हूँ, समटाइम 5 लगा लेता हूँ, समटाइम 10 लगा लेता हूँ, समटाइम 20 लगा लेता हूँ, बट मेरी रूटीन डेली की ये है कि मैंने 1 पुशअप लाज़मी लगाना है। ये कंसिस्टेंसी के लिए मैंने एक अपना पैरामीटर डिफाइन किया। तो आप भी अपनी कंसिस्टेंसी के लिए पैरामीटर डिफाइन करें कि आप जिस काम में कंसिस्टेंट होना चाह रहे हैं, उसका मिनिमम पैरामीटर क्या है? कम से कम आप उसमें कितना कर सकते हैं? जो कम से कम कर सकते हैं वो करना स्टार्ट कर दें। डेली बेस पे जब आप करेंगे तो आपकी इनर मोटिवेशन एक्टिव हो जाएगी कि मैंने कल भी किया था, मैं आज भी कर रहा हूँ। फिर आस्ता-आस्ता आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जब कैपेसिटी बढ़ती है तो उससे ये होता है कि आपकी रूटीन पक्की हो जाती है, और 30 डेज़ आपके पूरे हो जाएँ, फिर आपके वो माइंड पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिर आपके लिए वो काम बिल्कुल आसान हो जाता है। बिल्कुल। सर किस्सा हमीदा जिनका भी पहले कमेंट आया था हमारे पास, वो अपना प्रॉब्लम बता रही है। वो कह रही है कि उनका बेटा जो है वो 17 साल का है और अचानक से जलाल में आ जाता है। हर चीज़ को नुकसान करता है और खुद को भी तकलीफ देकर खुश होता है। यानी कि उसका जलाल की जो स्टेट है, उस स्टेट के पीछे कौन-सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो एक्टिव होती है? अच्छा, मैं यहाँ पे ये कन्फर्म करूँ, लाइक माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी आपका इमोशन, उसका एक बटन होता है। जैसे आपके ट्यूबलाइट का, आपके फैन का बटन होता है। जब तक वो बटन ट्रिगर नहीं होता, वो इमोशन ट्रिगर नहीं होता। वो इमोशन ट्रिगर नहीं होता। नहीं। लाइक जब हमारा अपना कोई प्यारा हमारे पास आता है तो हम एकदम इमोशनल हो जाते हैं, और जब कोई हमारा प्यारा हमसे दूर जा रहा होता है तो ना चाहते हुए भी हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं, मोहब्बत से, खुलूस से। अब वो बटन जब ट्रिगर होता है तो वो इमोशन ट्रिगर होता है। अब इनकी जो यहाँ पे जो इन्होंने स्टेटमेंट लिखी है, जो जलाल में वो आ जाता है, जिसको गुस्सा आता है, यानी कि उसकी एंगर स्टेटमेंट एक्टिव होती है। उस एक्टिवेशन के पीछे कोई इवेंट है जिसकी वजह से वो होती है। अगर ये इवेंट यहाँ पे बता दें कि किस वजह से होती है तो हम उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अदरवाइज़ मैं ये बता देता हूँ कि आपने उस ट्रिगिंग पॉइंट को फाइंड करना है। बिकॉज़ गुस्सा कभी भी आप ठीक नहीं कर सकते। किसी भी इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आप उसके ट्रिगर पॉइंट को ट्रेस नहीं करेंगे। बटन आपको मिल जाएगा, फिर आपने देखना है कि उस बटन को दूर कैसे किया जाए ताकि वो एक्टिव ना हो। बिकॉज़ गुस्सा मुझे भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, पहले बहुत ज़्यादा आता था, अभी भी आता है। अब मैंने जो मेरे गुस्से के ट्रिगिंग पॉइंट है उनको अपने आप से बहुत दूर रखा हुआ है, कि जब भी कभी वो करीब आने की कोशिश करते हैं, मैं थोड़ा-सा आगे भाग जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो करीब ना आए ताकि मेरा गुस्सा जो है वो ट्रिगर ना हो। सम टाइम ऐसी सिचुएशन आती है, बाद में मैं एनालाइज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा यहाँ पे ये ट्रिगर फिर हुआ, अब इस दफ़ा इसको मैं काफ़ी दूर छोड़ के आऊँगा। तो इनके लिए भी इन्होंने ट्रिगर पॉइंट उसका ट्रेस करना है, और ट्रिगर पॉइंट ट्रेस हो गया, फिर उसका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ इमोशन को आप कैप्चर करके कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके ट्रिगर पॉइंट को कंट्रोल करें, तो वो इमोशन ऑटोमैटिकली कंट्रोल हो जाए। कंट्रोल हो जाएगा। जी। शकील अहमद है सर, मैं ये लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। शकील अहमद है, पूछ रहे हैं कि सर मुझे ऑफ़िस में टेंशन बहुत होती है, तो ये उस टेंशन को किस तरह से कम कर सकते हैं? अब देखिए, ऑफ़िस में टेंशन बहुत सी वजह से हो सकती है। ऑफ़िस एनवायरनमेंट की वजह से हो सकती है, वर्क लोड की वजह से हो सकती है, या आपका जो वर्किंग स्टाइल है उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही, उसकी वजह से हो सकती है। तो अब डिपेंड करता है कि ऑफ़िस में टेंशन किस वजह से है। आप टेंशन देखें कि वजह क्या है। अगर वर्क आपका जो एनवायरनमेंट है वो मैच नहीं हो रहा, तो आपको ऑफ़िस चेंज करना होगा, एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा। आप देखें कि आपके इख्तियार में क्या है, आप क्या चेंज कर सकते हैं।
अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके इख्तियार में नहीं है, तो फिर उस पे सोचना छोड़ दें और अपने काम पे फ़ोकस करें, बिकॉज़ कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, उस टाइम रह गई थी कि ओवरथिंकिंग की जी, एक जी। वजह ये भी है कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जिन पर हमारा इख्तियार नहीं है। जिन चीज़ों पे हुँ, हमारा हुँ, हुँ। इख्तियार नहीं है, उन पर सोचने से भी ओवरथिंकिंग एक्टिव होती है और उससे आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है। सो जिन चीज़ों पे हमारा इख्तियार नहीं है, लाइक कि मैं बारिश को नहीं रोक सकता, बारिश पे मेरा इख्तियार नहीं है। मेरा इख्तियार है कि मैं छतरी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं अपने आप को शेल्टर कर सकता हूँ, बारिश में मैं देख सकता हूँ कि मैं अपने आप को भीगने से कैसे बचा सकता हूँ। तो जो मेरे इख्तियार में है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बात मैंने पहले की थी, हमने उस पे अमल करना है। जब हम उस पे अमल करेंगे तो डेफ़िनिटली इंशाल्लाह टेंशन हमें जी सर। सर थैंक यू सो मच आपका हमारे शो में आने के लिए, अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए और हमारी ऑडियंस के जो क्वेश्चंस के आंसर किए, सबसे ज़्यादा उसके लिए शुक्रिया क्योंकि हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे मौजूद ही इसीलिए हैं ताकि हम अपनी ऑडियंस को फैसिलिटेट कर सकें, उनके मसाइल का जो वो हल बता सकें। थैंक यू सो मच आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। साथ ही साथ मैं अपनी ऑडियंस से भी जानना चाहूँगी इंशाल्लाह उनके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी और अच्छे सेशन के साथ, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ और किसी और अच्छे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।